बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करने लगे हैं जी अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, अ डीप डाइव इनटू द 2024 जनरल इलेक्शंस। यानी इंडिया में जो इस टाइम पे जनरल इलेक्शंस आपको पता है वहाँ पे स्टार्ट हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया को माना जाता है। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस है इनका, और ये सारे का सारा जानने की कोशिश करेंगे। और दो फेज इस इलेक्शन के हो चुके हैं, फेज 1 और फेज 2, इसको भी देखने कोशिश करेंगे और देखेंगे वहां पे क्या आउटकम रहा और ओवरऑल इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को और ये सारा जो है इसको 2024 इलेक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पे इंडिया के जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी, और उसमें देखेंगे कि ये कैसे जो है वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं, इंडिया के इलेक्शन को लेते हैं। फिलहाल तक आपको पता है कि दो फेजेस जो है वो हो चुके हैं, फेज 1 भी हो चुका और फेज 2 भी जो है कंडक्ट हो चुका। अब फेज 3 जो है वो मई 7 को होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ की जो 7 है उसको वहां पे तीसरा फेज होगा, फिर चौथा। तो इस तरह फेजेस के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया को माना जाता है। और उसका रीजन क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्यों माना जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, चाइना में है, उसके बाद इंडिया में है, अब इंडिया नंबर 1 पे है। तो अल्टीमेटली वहां पे फिर इतने ज्यादा लोगों के लिए एक साथ वोट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं ये किस तरह से हो रहे हैं, इसको एक सम अप लेते हैं इसका। तो उसमें देखिए जनरल इलेक्शंस जो हैं वो इंडिया के अंदर इस टाइम पे स्टार्ट हुए हैं 19 अप्रैल से और 1 जून तक ये चलेंगे। यानी कि अप्रैल के महीने से स्टार्ट हुए और जून तक ये आप देख लें कि ये प्रोसेस चलेगा सारे का सारा। ठीक है, और इसके अंदर 543 मेंबर्स जो है लोकसभा के इलेक्ट होंगे। अब लोकसभा पार्लियामेंट है उनकी, और पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर से कौमी असेंबली कहते हैं, ठीक है, और इंडिया के अंदर इसे लोकसभा कहा जाता है। तो लोकसभा के अंदर मेंबर्स हैं जी 543। तो ये 543 मेंबर्स एक साथ चुनना पॉसिबल नहीं है इतने बड़े इंडिया से, सो इसलिए फेजेस के अंदर इलेक्शंस होंगे। और जो रिजल्ट अनाउंस होगा, फाइनल रिजल्ट, वो होगा 4 जून 2024 को। ठीक है जी, 4 जून को फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा। इंडिया के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं ये एक मैसिव डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। ठीक है, जहां पे 423 सीट्स के लिए जो है वो ये इलेक्शंस हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे यानी आप ये कह सकते हैं ये इलेक्शंस होते हैं। और लोकसभा उनका जो लोअर हाउस है वो है। अब यहां पे ये एक पिक्चर आप सामने देख रहे हैं, ये पिक्चर क्या है? इंडियाज पार्लियामेंट ऑफ 75 इयर्स। कि यहां पे हम अगर देखते हैं तो ये जो नई पार्लियामेंट जो लास्ट ईयर जून 2023 के अंदर जिसका इफ्तिताह किया था, वहां पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एक नई जो है उसका बना हुआ है कि किस तरह से 6 साल में ये कंप्लीट हुई। ठीक है, और उसके 144 पिलर्स हैं, उसके हवाले से सीटिंग अरेंजमेंट्स और ये बाकी चीजें यहां पे बताई भी हैं। अब 2024 के जनरल इलेक्शंस जो हैं ये फेजेस के अंदर कंडक्ट हो रहे हैं और 7 फेजेस के अंदर जो है टोटल ये कंडक्ट हो गए, जिसके अंदर 2 फेजेस ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं और 5 फेजेस जो हैं वो इसके बचे हुए हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फेज 2 के ओवरव्यू के, क्योंकि फेज 2 अभी रिसेंट हुआ 26 तारीख को, पहले उसका ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद फेज 1 की तरफ जाएंगे। तो फेज 2 को अगर हम देखते हैं तो फेज 2 जो है 26 अप्रैल 2024 को जो है ये फेज 2 के इलेक्शंस हुए हैं। और इसमें जो बेसिकली जो टारगेट किया गया वो केरला और कर्नाटका का जो एरियाज हैं, ये स्टेट्स हैं, इस साइड पे जो है ये इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, फेज 2 की बात कर रहा हूं। और यहां पे टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो 88 थी और 13 स्टेट्स के अंदर ये इलेक्शंस हुए, यानी कि 88 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और 13 स्टेट्स के अंदर जो है फेज 2 के अंदर ये इलेक्शंस हुए। और इसके अंदर की पॉलिटिकल पार्टीज के हमें जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी देखने को मिले हैं इन इलेक्शंस के अंदर, और खास करके सेलिब्रिटीज वगैरह जो है वो भी हमें देखने को मिले हैं जो वहां पे इस टाइम पे इलेक्शंस के अंदर हिस्सा डाल रहे थे। अब देखिए यहां पे ये एक पिक्चर आपको शो हो रही है। ये पिक्चर ये बता रही है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है इंडिया की, वो इतनी बड़ी क्यों है। ठीक है, उसको दुनिया की वर्ल्ड सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है। तो आप देखिए वहां पे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इंडिया के अंदर वो सबसे ज्यादा हैं दुनिया में, अगर आप ये देखें, क्योंकि आबादी जाहिर बात है 1.5 अरब के करीब आबादी है। तो इंडिया के रजिस्टर्ड वोटर्स आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं, कितने हैं जी? 969 मिलियन तकरीबन जो है आप ये कह सकते हैं कि 96 करोड़ या 97 करोड़ के करीब जो है इनके वोटर्स हैं। तो 97 करोड़ सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, इतने ज्यादा जो है इनके वोटर्स हैं। उसके मुकाबले में अगर आप यहां देखिए साउथ अफ्रीका में 27 मिलियन है, मैक्सिको में 98 मिलियन ये रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, रशिया के अंदर 114, बांग्लादेश के अंदर 119, ये आबादी के लिहाज से हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान का नंबर है 128, फिर 168 यूएस का और फिर इंडोनेशिया का, कि ये आबादी के लिहाज से यहां से अगर नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो ये मुल्कों की आबादी है। इंडोनेशिया है, उसके बाद
यूएस है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर रशिया है, तो ये वोटर रजिस्टर्ड है। इन सब को मिला के भी अगर आप देखेंगे तो फिर भी इंडिया के ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए इंडिया को कहा जाता है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया के अंदर। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा इंडियन इलेक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसे जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उसमें यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म है और 2 हाउसेस हैं। ठीक है जी, एक लोकसभा है, लोअर हाउस जो है, और अपर हाउस, जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे अपर हाउस जो है उसे हम कहते हैं सेनेट है, तो वहां पे भी अपर हाउस इस तरह से मौजूद है जहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो लोअर हाउस है लोकसभा का, वहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, वहां पे अवाम जो है वो चुनती है उन वोटर्स को और उन्हीं के वोट से वो यहां पे आ रहे होते हैं। और ये पूरे का पूरा 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस वहां पे इलेक्शंस का होता है, और उस 1 से 1.5 महीने के प्रोसेस के अंदर जो है ये वोटिंग वहां पे हो रही होती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस माना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा जो उनका अपर हाउस है, जिसको हम सेनेट कहते हैं यहां पे। इलेक्शन शेड्यूल एंड फेजेस की बात करते हैं तो इलेक्शन शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, जैसे हमने देखा कि शेड्यूल में अगर हम देखते हैं तो 7 फेजेस हैं टोटल, और उन 7 फेजेस में अगर आप यहां पे देखिए जो चार्ट है, तो इस चार्ट के अंदर आप देखिए तो ये 7 फेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और पहला फेज जो है वो अप्रैल 11 को इसके इलेक्शंस हुए 91 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर। ठीक है, दूसरा जो फेज है वो अप्रैल 18 को हुआ। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे 97 है। तो ये इस तरह से सारे के सारे जो फेजेस हैं वो यहां पे आ रहे हैं, और इस फेज के हिसाब से इस तरह से ये इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये इस तरह से 82 डेज का ये प्रोसेस है टोटल। ठीक है, यानी 82 दिन ये इलेक्शन चलेंगे, उसके बाद 4 जून को जो है वो फाइनल रिजल्ट यहां पे अनाउंस होगा, और वोटिंग जो है वो 19 से लेके 4 जून तक मुसलसल ये प्रोसेस चलता रहेगा, और मल्टी लेयर्स के अंदर चलेगा ये इलेक्शंस। इसीलिए ये मल्टी फेज इलेक्शन है। और मल्टी फेज इलेक्शंस क्यों है, अगर हम इसका आंसर लेते हैं तो इसका एक सिंपल जवाब ये है कि भाई दुनिया की इतने बड़े रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और इतना बड़ा इंडिया, आप अगर यहां पे इसको देखें तो इनके लिए एक साथ वोट पॉसिबल नहीं है। इतनी मैन पावर, इतना लॉजिस्टिक्स जो है वो पॉसिबल नहीं है कि उन्हें मैनेज किया जा सके और एक साथ इलेक्शंस लिए जा सके। इलेक्शन स्केल और लॉजिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 996 जो है 969 मिलियन वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो इतने वोटर्स के होते हुए एक साथ पॉसिबल नहीं है। और 5.5 वोटिंग इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स यहां पे इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसपे आपको पता है पाकिस्तान पे बहुत इश्यू बना था कि भाई यहां पे नहीं हो सकती, तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू यहां पे वोट्स हो रहे हैं, और ये इंडिया के जो है वो कोने कोने में पहुंचाए गए हैं। और उसमें अगर हम देखते हैं तो हिमालय के माउंटेन से लेके इंडियन ओशंस तक ये पूरे का पूरा सिलसिला फैला हुआ है, और इस तरह से वोटिंग मशीन्स को वहां पे इंस्टॉल किया गया, और ये अब इन वोटिंग मशीन्स के थ्रू यहां पे इलेक्शंस होंगे। कॉस्ट ऑफ इंडियन इलेक्शंस की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अगर आप देखिए तो इंडिया के इलेक्शन की जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, वो है 14.4 बिलियन की। जी हां, 14.4 बिलियन डॉलर्स, रुपए नहीं, तो 14.4 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट जो है ये 2024 के इलेक्शंस की पड़ी है। और इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो वो खर्च कर रहे हैं, जो आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जैसे पैसा लगाती हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, ठीक है, वो भी इसके अंदर ही शामिल है। तो ये बहुत बड़ा पैसा जो है वो इन्वॉल्व है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर, इंडिया के इलेक्शन के अंदर, और जिसमें मीडिया को आप कह लें देना, या सब जो कैंपेन्स वगैरह जो चलती हैं ए टू जी। अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग लोकेशंस की अगर हम बात करें तो मुश्किल क्यों है एक साथ लेना, इसलिए भी कि भाई बहुत मुश्किल लोकेशंस पे जो है वो इंडिया के इलेक्शन, जाहिर बात है टॉप से पहाड़ों से लेके समंदर तक, तो सबसे टॉप का जो बूथ है वो है जी 15,256 फीट पे, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वहां पे इंस्टॉल किया गया। तो अब वहां पे जाना, लॉजिस्टिक्स को पहुंचाना, स्टाफ के लिए ट्रेवल करना, ये आपको पता है कि इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इस तरह से चैलेंजेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि आप एक साथ जब इतना बड़े इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात और चैलेंजेस मौजूद होते हैं। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स की बात करते हैं इन इलेक्शंस के अंदर, तो पॉलिटिकल पार्टीज में बेसिकली तो मेजर तो 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन एज ए होल अगर हम बात करें तो 2019 में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अगर हम उनकी देखते हैं तो वो 2600 पार्टीज थी, ठीक है जी, जो पार्टिसिपेट कर रही थी। कितनी 2600 तो सिर्फ पार्टीज थी, आप अंदाजा करें। और अप्रोक्सीमेटली 8054 कैंडिडेट्स जो है वो इस टाइम पे इन इलेक्शंस को लड़ रहे हैं और मौजूद हैं, और बहुत ही डाइवर्स पार्टीज मौजूद हैं।
हर तरह की पार्टीज इंडिया के अंदर, इतना बड़ा इंडिया, जाहिर बात है मल्टीपल पार्टीज वहां पे मौजूद हैं जो इस टाइम पे वहां पे परफॉर्म कर रही हैं। की प्लेयर्स और आउटकम की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल आउटकम तो हमें आइडिया नहीं होगा, लेकिन की प्लेयर्स अगर हम देखते हैं तो की प्लेयर्स में आपको पता है दो ही मेजर आपको की प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। एक बीजेपी है, ठीक है, जो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस टाइम पे आपको पता है इस टाइम पे पीएम है। दूसरी साइड पे जो है वो कांग्रेस है, ठीक है जी, राहुल गांधी जो है वो इस टाइम पे आपको यहां सामने देखने को मिल रहे हैं। तो ये दो ही पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि सेंटर में जो है वो हुकूमत बना सकती हैं। और बीजेपी जो है 2019 के इलेक्शंस जीती हुई है, 303 सीट्स 2019 की जीती थी। अब 24 में वो कोशिश कर रही है अपने आप को सिक्योर करे, और 2019 में ही अगर हम देखते हैं तो जो कांग्रेस है उसने सिर्फ 52 सीट्स जो है वो हासिल की हैं, ठीक है, यानी कांग्रेस की सीट्स 52 थी और बीजेपी की 303 थी। अब इस टाइम पे उन्होंने जो टारगेट्स रखे हुए हैं अगर उसे देखते हैं तो वो डिफरेंट है। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और फ्यूचर इंप्लीकेशंस की बात करते हैं इलेक्शंस की, तो इस टाइम पे मोदी ने 370 सीट्स का टारगेट रखा हुआ है। ये चाह रहे हैं कि 370 सीट्स जो है वो मोदी को मिल जाएं इस इलेक्शन के अंदर। और फिलहाल तक जो आप देख रहे होंगे मीडिया के ऊपर भी जो रिपोर्ट्स वगैरह भी आप देख रहे हैं, तो मोदी काफी स्ट्रांग जो हैं वो यहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि मोदी एक दफा फिर जो है वो तीसरी बार दोबारा से री इलेक्ट हो जाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी मोदी की जो विक्ट्री है उसके चांसेस हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं अगर मोदी जीतते हैं तो फिर इसका क्या आउटकम रहता है। फिलहाल तो कांग्रेस के उतने ज्यादा चांसेस नहीं है जितने हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अगर हम देखें अंडरस्टैंडिंग इंडिया पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के, इनको अगर हम फेजेस जो हो चुके हैं लोकसभा के इलेक्शंस के उस सवाल से देखें तो देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और 543 सीट्स पे है, और ये पूरा 88 डेज का ये प्रोसेस है, ठीक है। और मेन पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे हमें देखने को मिलती हैं। एक जो है वो आपको पता है बीजेपी है, ठीक है, और दूसरी जो है वो कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी है, और यही दो पार्टीज हमें यहां पे डोमिनेट करती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें 10 के करीब जो है मेजर पार्टीज दिखाई देती हैं, 2600 में से या 2500 में से 10 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं वफाक में जो जिनको सीट्स मिलती हैं, और 86% सीट्स वफाक की जो लोकसभा की हैं वो इनके पास जाती हैं, जिनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एएपी है, डीएमके है, या आम आदमी पार्टी आपने नाम सुना हुआ होगा। ये पार्टीज जो है हमें देखने को मिलती हैं वफाक के लेवल के ऊपर। अब जो भारतीय जनता पार्टी है आपको पता है कि इसको लीड कौन कर रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उसको लीड कर रहे हैं, और 2 बार वो वजीर आजम बन चुके हैं, और तीसरी बार भी जो है वो चांसेस इन्हीं के हैं कि शायद वो बन जाए, जिसको आरएसएस की आइडियोलॉजी है, और यही इसको हम हिंदुत्वता की आइडियोलॉजी कहते हैं कि भाई ये हिंदुत्वता की आइडियोलॉजी है, और उसी आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर ये 1825 के अंदर जो बनी थी तो उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है चल रहे हैं। अब 2014 से बीजेपी में जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इस टाइम पे पावर के अंदर हैं, और खुद ये वाराणसी और उत्तर प्रदेश से इस टाइम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, वाराणसी के एरिया से उत्तर प्रदेश से, ये उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जहां से वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए जो दूसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये 1885 के अंदर बनी। आपको पता है ये वही है जब हम इंडो पाक हिस्ट्री जो है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है जी, तो उस हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी। 1985 के अंदर A.O. ह्यूम जो हैं, ऑलिव ऑक्टाइव ह्यूम जो हैं, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, और ये पहली पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की। तो ये वही चली आ रही है और उसी नाम के साथ ही जो है वो चली आ रही है, लेकिन फिलहाल इसको वो पावर हासिल नहीं है, खास करके क्योंकि हिंदुत्वता बहुत ज्यादा वहां पे प्रिवेल कर गई है। तो इसको जो क्रेडिट जाता है वो यही जाता है कि 1991 में जो मेजर रिफॉर्म्स वगैरह, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो इंडिया की हुई, वो इसी पार्टी ने ही करवाई। और राहुल गांधी जो है ये नेहरू गांधी पार्टी से जो है, जाहिर बात है उनकी फैमिली पार्टी है, तो उसी से ये सिलसिला चला आ रहा है इनकी पार्टी का। उसके बाद आम आदमी पार्टी है हमारे पास, ठीक है जी। ये जो आम आदमी पार्टी है आपको पता है ये आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा फेमस हुई थी, और खास करके ये एंटी करप्शन को लेके फेमस हुई थी, और ये एक ब्यूरोक्रेट थे आम आदमी पार्टी के, और ये उन्हीं के नाम पे जो है ये फिर उन्होंने एक आम आदमी पार्टी को झाड़ू इसका उन्होंने इंतखाबी निशान रखा था। पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर काफी स्ट्रांग है। अभी आपको पता है उनके ऊपर से एलिगेशंस भी चल रही हैं, उनको जेल में भी भेजा गया। तो दूसरी उसके बाद हम देखते हैं जी डीएमके पार्टी है, जो कि रीजनल फोर्स है तमिलनाडु के अंदर, डीएमके पार्टी जो है, ठीक है, ये तमिलनाडु के एरिया के अंदर है। इसके अलावा टीएमसी है, ये ममता बनर्जी इसको गवर्न करती हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर जो गवर्नर वहां की रही हैं। अच्छा, रीजनल पार्टीज फिर बहुत सारी हैं, उस लेवल पे अगर हम देखें तो 2600 पार्टीज हैं। अब इलेक्टोरल चैलेंजेस और इश्यूज की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया को क्या इस टाइम पे जो है वो हिंदुस्तान के इलेक्शंस के चैलेंजेस हैं, तो देखिए इलेक्शन चैलेंजेस में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जी, रूरल डिस्ट्रेस है, कि वहां पे जो अर्बन एरिया है, यानी जो शहरी आबादी है वो और जो देहाती आबादी है उसके बीच में तकसीम बहुत
बहुत ज्यादा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे इंडिया को। गो कि हम ये देख रहे हैं कि भाई वो ग्रोइंग पावर है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की थर्ड जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस इन्हें बहुत ज्यादा है और इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो इन स्लोगन्स के साथ आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की जो कैंपेन है, उसमें वेरियस इश्यूज को वहां पे बात भी की गई कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम क्या करेंगे। कांग्रेस ने अपना स्लोगन दिया, ठीक है जी, और बीजेपी जो है वो तो अपना ही रिवाइवल चाहती है, वो ये चाहती है कि भाई हम जो है वो इंडिया को दोबारा से सुपर पावर की तरफ लेके आए, लेकिन हिंदुत्व की पावर की तरफ लेके आए। और एलिगेशंस करप्शन के भी मौजूद हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं, और वही चीजें जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के हैं वो हमें वहां पे भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है जी, अगर फेज 1 हम देखते हैं इंडियन इलेक्शंस का, जो क्योंकि फेज 1 जो है पहले हुआ, उस फेज 1 का हम जो रिजल्ट देखते हैं, तो क्योंकि अभी रिजल्ट तो अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर हम देखें तो वो 19 अप्रैल 2024 को हुआ, ठीक है जी, और सुबह 7 से लेके शाम 6 बजे तक जो है ये वोटिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहा। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज और स्टेट्स 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो है ये फेज 1 के अंदर इलेक्शंस हो चुके हैं, ठीक है। फेज 1 जो नॉर्थर्न इंडिया की साइड पे वहां पे हमने देखा इलेक्शंस हुए। उसके बाद ये जो स्टेट्स आपको देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी फेज 1 की स्टेट्स हैं कि इन स्टेट्स के अंदर जो है ये फेज 1 के अंदर इलेक्शंस हुए हैं। 21 टोटल स्टेट्स हैं हमारे पास जो फेज 1 में जिनके इलेक्शंस हुए हैं। और अगर हम वोटर टर्नआउट देखते हैं तो 64% वोटर टर्नआउट रहा यहां पे, ठीक है जी, 64% वोटर टर्नआउट रहा। अब जो फेज 2 है उसमें 52% के लगभग कहा जा रहा है, लेकिन फेज 1 में काफी अच्छा आउटकम रहा। अच्छा, 16.63 करोड़ वोटर्स जो है वो फेज 1 में उन्होंने अपना हक राय दे इस्तेमाल किया। 8 करोड़ मैन थे इसके अंदर और 8 करोड़ जो है वो खवातीन शामिल थी, तकरीबन इक्वली थे। और 2 लाख पोलिंग स्टेशन थे फेज 1 के। और कैंडिडेट्स में अगर हम देखते हैं तो मेजर यूनियन मिनिस्टर्स भी यहां पे मौजूद थे, ये उनकी लिस्ट मौजूद है कि जो जो इसके अंदर जो है वो मौजूद थे और जिन्होंने यहां पे हिस्सा डाला। इसी तरह से कांग्रेस के जो है मेजर मिनिस्टर मौजूद थे, बीजेपी के थे, तो कुछ ना कुछ फेज 1 के अंदर भी मेजर मिनिस्टर जो यहां से लड़ रहे थे मौजूद थे। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पे बीजेपी जो है वो इंडिया को लीड कर रही है, ठीक है, ये सबसे बड़ी है और इसका अलायंस है एनडीए का अलायंस है। दूसरी साइड पर अगर हम अपोजिशन देखते हैं तो उसने इंडिया के नाम से एक अलायंस बनाया हुआ है, ठीक है। 2019 के इलेक्शंस में हम ये देखते हैं कि एनडीए ने जो है वो कामयाबी हासिल की, इसी वजह से बीजेपी जो है वहां पे मौजूद है इस टाइम पे। और इस टाइम पे दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस जो है वो हमें इतनी कुछ स्ट्रांग देखने को नहीं मिलती कि कांग्रेस इतनी मजबूत अभी फिलहाल ओवरऑल जनरल इलेक्शंस के नहीं है। अब इस टाइम पे 543 सीट्स हैं और ये 18th लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं जो कि 7 फेजेस के अंदर हो रहे हैं। अगर आप उसे देखें जो जून को एंड होंगे, 4 जून को जो है वो एंड होंगे। अब फेज 2 में हमारे पास कुछ की कंस्टिट्यूएंसीज आ जाती हैं जिसमें खास करके हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट राहुल गांधी की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और शशि थरूर साहब, आपको पता है इनका काफी बड़ा नाम है और इन्हें तकरीबन सारे इंटेलेक्चुअल दुनिया के अंदर जानते हैं, ये मौजूद हैं। तो ये जो सेकंड जो फेज है इसके अंदर जो इलेक्शंस हुए इसके अंदर काफी हमें सेलिब्रिटीज भी जो है वो देखने को मिले हैं और हमने देखा कि उन्होंने भी जो है वो फेज 2 के अंदर हिस्सा लिया। अब इलेक्शन अलायंसेज और उनके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा सबसे पहले जो पहला अलायंस है जो बीजेपी का है वो एनडीए का है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो बीजेपी का अलायंस है। और ये चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ही पावर के अंदर रहें। दूसरी साइड पे जो इंडिया के नाम से अलायंस बना हुआ है जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसका इन्होंने जो है वो रखा हुआ है इंडिया नाम। तो ये 28 पार्टीज हैं और इनका पर्पस क्या है कि कांग्रेस को पावर दी जाए और बीजेपी को जो है वो पावर से उतारा जाए। और अलायंसेस जो है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर अलायंसेस यहां पे वर्क करते हैं। तो फिलहाल अलायंस के बावजूद 28 पार्टीज के अलायंस के बावजूद हमने जो रीजनल इलेक्शंस हुए थे उनमें देखा था कि भाई वहां पे बीजेपी ही जो है वो कामयाब हुई है, लेकिन इस टाइम पे वहां पे कांग्रेस के लिए भी काफी ज्यादा जो है पॉजिटिव कहा जा रहा है। वोटिंग प्रोसेस और टाइम की अगर हम बात करें तो सुबह 7 से लेके शाम 6 तक ये प्रोसेस है, ठीक है। और जितने भी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जितने फेजेस होंगे, इन सब के अंदर जो है वो इसी तरह से होंगे। स्टेट गवर्नर्स और उनके रूल्स की अगर हम बात करें तो वो इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। केरला के अंदर बाई इलेक्शंस हुए, वहां पे बीजेपी जीती है, कर्नाटक के अंदर जीती है और बाकी भी अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जीती है। 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस अगर हम देखते हैं तो उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि भाई उसमें हमने देखा बीजेपी जीती थी जो एनडीए अलायंस था, ठीक है। और 88 में से 62 सीट्स ये जीत चुकी थी फेज 2 के अंदर। कि फेज 2 के जो एरियाज हैं, एरियाज तो सेम है, ठीक है, तो उन्हीं सेम एरियाज के अंदर जो है ये जीती थी बीजेपी, जबकि कांग्रेस जो है यहां पे दूसरे नंबर पे थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 23 सीट जो है वो यहां पे जीत सकी थी। अच्छा, प्रोसेस ऑफ 2024 इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका शेड्यूल तो आपने देखा कि कैसे जो है उस शेड्यूल के तहत हुआ, ये ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इसको।
अच्छा, रोल ऑफ मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीडिया का जो रोल है इस टाइम पे वही रोल है जो पाकिस्तान के अंदर आपको यहां रोल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वही हालात इंडिया के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। जो सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर तो हम ये देख रहे हैं कि वहां पे किसी ना किसी सूरत में जो है वो आजाद बातचीत की जा रही है, कांग्रेस को या बाकी पार्टीज को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारे का सारा उसको ये कहा जा रहा है कि भाई वो एक किस्म का खरीदा हुआ मीडिया है और वो मोदी की ही सपोर्ट में है, ठीक है, यानी मोदी ने ऑलरेडी उस मीडिया को खरीदा हुआ है। इस वजह से वो मीडिया क्या करता है जी, प्रोपेगेंडा करता है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन को जाहिर बात है शेप करने के लिए प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा टूल है और सोशल मीडिया जो है अब उसके लिए एक नैरेटिव बना हुआ है। लेकिन अब इस टाइम पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मोदी के हक में है और जो सोशल मीडिया है वो हम देख रहे हैं उनके खिलाफ है काफी ज्यादा। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें इसको तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्शंस हैं ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के इलेक्शंस हैं, ठीक है, और इसके ऊपर दुनिया की नजरें हैं कि क्या मोदी जो हैं वो थर्ड टर्म के लिए दोबारा से वापस आएंगे और 2014 से जो उन्होंने सफर शुरू किया था क्या 2024 के अंदर दोबारा से इन्हें कामयाबी मिलेगी या जो है कांग्रेस की हुकूमत एक लंबे टाइम के बाद बनेगी। तो अब देखना है क्या आउटकम उसके लिए रहेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहां पे हम इसे क्लोज करते हैं।